नाजिम मत जाए ना, आज छुट्टी कर लें। अपने शौहर को रात 10 बजे नौकरी पर जाता देखकर मैंने उन्हें बाजू से पकड़कर अपने करीब कर लिया। नाजिम ने मोहब्बत भरी नज़र मुझ पर डाली और कहने लगे, जाना ज़रूरी है नाजिया, तुम तो जानती हो कि मेरी नौकरी में छुट्टी की इजाज़त नहीं। अब 6 महीने तक मुझे नाइट ड्यूटी ही करनी होगी, फिर उसके बाद नई ड्यूटियाँ ख़त्म हो जाएंगी और 6 महीने में हर रात तुम्हारे साथ ही होऊंगा। और वैसे भी सुबह 9 बजे के करीब मैं घर लौट आऊँगा, परेशान ना हो। दरवाज़ा अच्छी तरह अंदर से बंद रखना। ये कहकर नाज़िम मेरे माथे को चूमते घर से बाहर निकल गए थे और घर का दरवाज़ा बंद करते हुए मैं वापस बिस्तर पर आकर बैठ गई थी। जब से मेरी शादी हुई थी तब से नाज़िम की दिन की ड्यूटियाँ थी, लेकिन अब उनकी नाइट शिफ्ट शुरू हो चुकी थी और मेरे लिए अकेले रहना बहुत मुश्किल था। एक तो नाज़िम के हाथ पर सोने की आदत थी और दूसरा उस घर में मेरे सिवा कोई और नहीं था। यहाँ इर्द गिर्द के लोगों को किसी की खबर नहीं होती थी। ये एक बड़ी सोसाइटी थी जहाँ पर पास पड़ोस वाले एक दूसरे को पूछा भी नहीं करते थे। मेरे शौहर की नौकरी भी अच्छी थी, इसलिए उन्होंने सोसाइटी में किराए का घर ले लिया था और अब उनकी नाइट ड्यूटियाँ शुरू होने पर मैं खुद को बहुत ज़्यादा तन्हा और खौफ में महसूस कर रही थी। कुछ ही देर गुजरी तो मेरे मोबाइल पर नाज़िम के दोस्त का फ़ोन आने लगा। नाज़िम का दोस्त रेहान था, जो अक्सर ही हमारे घर आ जाया करता था। नाज़िम के साथ लंबी लंबी बैठक लगाता, खूब गप्पे हाँकता और साथ ही वो लोग शतरंज की बाजी भी जमा लिया करते। नाज़िम के दोस्त रेहान की मुझसे भी काफ़ी अच्छी बातचीत थी, लेकिन वो मुझे कुछ खास बाता नहीं था क्योंकि उसके अंदर बहुत गुस्से और चिपकने की आदत थी। मौका मिलते ही वो बावर्ची खाने में मेरे पीछे आ जाता, कभी किसी बहाने से मुझे फ़ोन कर लेता, कभी मेरे पीछे पीछे छत तक चला आता। और नाज़िम ने कभी इस बात को बुरा भी महसूस नहीं किया था। कभी मैं उनसे ये बात कहती भी तो वो हंसकर टाल देते और बोलते कि वो तो मेरे बचपन का दोस्त है, बहुत ही खुश मजाज है। मेरी बहनों से भी उसकी अच्छी खासी दोस्ती थी, इसलिए वो अब तुमसे भी दोस्ती करना चाहता है। उसका अंदाज ही ऐसा है, तुम क्यों बुरा मनाती हो। नाज़िम की बात का सुनकर मैं खामोश हो जाती, क्योंकि रेहान उनके बहुत करीब था ना। नाज़िम का अपना कोई सगा भाई नहीं था, इसलिए वो रेहान को छोटा भाई की तरह ही अपने करीब रखते थे। बचपन की दोस्ती वक्त के साथ साथ और भी मजबूत होती चली गई थी, लेकिन ना जाने मुझे रेहान बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। जिस दिन मैं शादी होकर इस घर में आई थी, उसी दिन मुझे इसका रवैया बहुत नामुनासिब सा लगा था, क्योंकि मेरे शौहर से पहले बेडरूम में वो घुसकर अंदर आ गया था और बेड पर बैठते ही मुझसे नेक मांगने लगा था, क्योंकि इस तरह का कोई रिवाज ही नहीं मुझे मालूम था, ना ही मैंने सुना था। इसलिए मैं हैरान रह गई थी, मगर वो पीछे ही लग गया था। कहने लगा, मैं छोटा देवर हूँ, तब तक नाज़िम को कमरे में नहीं आने दूंगा जब तक आप मुझे नेक के पैसे नहीं देती। मैंने उससे कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं दुल्हन बनी बैठी थी, मेरे पास इस वक्त बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, ना ही कोई पर्स हाथ में था, इसलिए मैं परेशानी से उसे देख रही थी। तब उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहने लगा, तो फिर वादा करें कि जब भी मैं जो मांगूंगा वो मुझे देंगी। और मजबूरन मैंने उससे वादा कर लिया था, क्योंकि उसके पीछे नाज़िम भी कमरे में आ गए थे और वो कह रहे थे कि वादा कर लो और फिलहाल इससे जान छुड़वाओ, वरना ये सारी रात हमें इसी तरह तंग करेगा। अपने शौहर के कहने पर मैंने रेहान का हाथ थाम कर उससे वादा तो किया था, लेकिन ना जाने जिस अंदाज में अपनी उंगलियों से मेरे हाथ को उसने दबाया था, मुझे एक अनजाना सा खौफ महसूस हुआ था। उसकी भूरी आंखों में बहुत चुभने वाली चमक थी। वो देखता तो ऐसे लगता जैसे आर पार होती नजरों से देख रहा हो। मुझसे वादा लेने के बाद वो वापस तो चला गया था, लेकिन मेरे जहन में उसका वो चेहरा पूरी तरह बैठ गया था। और फिर मैंने उसी रात अपने शौहर से पूछा भी था कि आप लोगों में ऐसा कोई रवाज है कि दुल्हन देवर को नेक दे। मेरे शौहर हंसकर कहने लगे, नहीं शाजिया, ये तुम्हें तंग करने के लिए ऐसी हरकतें कर रहा था, इसकी आदत है, सीरियस ना लो। ये वादा भी बस इसने ऐसे ही ले लिया और मैं खामोश हो गई थी, लेकिन मुझे नहीं मालूम था अब 6 महीने बाद वो मुझे इस वादे के बदले में कुछ मांगने वाला था। मैंने फ़ोन बजने पर उसका फ़ोन उठाकर कान से लगाया तो वो कहने लगा, नाज़िम की नाइट ड्यूटियाँ शुरू हो गई हैं ना। मैंने कहा, हाँ, वो निकल चुके हैं। कहने लगा, बस इसीलिए तो आपको फ़ोन किया है, आप अकेली परेशान होंगी, पहली पहली रात है, नाज़िम के बगैर आपको नींद कहाँ आएगी। फिर अभी आपकी शादी को ज़्यादा वक्त भी तो नहीं गुजरा, अभी तो अरमान भी जवान होंगे,
आप सारी रात तन्हा करवटें बदलेंगी, इसलिए मैंने सोचा कि आपसे बात ही कर लूं। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी। मुझे उससे बेबाकी की उम्मीद नहीं थी। भला मैं उससे बात क्यों करती? ये ठीक था कि मुझे नींद नहीं आ रही थी। तकिए की बजाय मुझे नाज़म का हाथ चाहिए होता था, इसलिए मैं अब तक लेटी भी नहीं थी। लेकिन मैं उससे फ़ोन पर बातें कैसे कर सकती थी, वो भी रात के इस पहर, जब आज से पहले मैंने कभी इससे फ़ोन पर लंबी चौड़ी बात नहीं की थी और ना ही कोई फजूल बात की थी, बल्कि ज़रूरत की बात की थी। लेकिन वो खुद ही मुझसे बातें शुरू कर बैठा। आप क्या कर रही हैं? कल का क्या प्लान है? क्या क्या पकाएंगी? कहीं घूमने फिरने का मंसूबा बनाते हैं? और ना जाने क्या कुछ। मैं बस हाँ हूँ में जवाब देती रही और यूं ही 1 घंटा गुजर गया। और फिर 1 घंटे बाद उसने मुझसे एक ऐसा सवाल किया जिसे सुनकर मैं दंग ही रह गई। कहने लगा, अगर आपको ज्यादा डर लग रहा है तो मैं आपके घर आ जाऊं। मैंने घर आकर फोन की तरफ देखा और कहा, नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे बस नींद आ रही है, अब सोना चाहती हूँ। मैं उससे जान छुड़ाना चाह रही थी, लेकिन वो तो पूरी तरह ही चिपक गया था। कहने लगा, झूठ ना बोले भाभी जान, मैं जानता हूँ कि आपको नींद नहीं आ रही होगी, इसलिए तो मैंने फ़ोन किया। ऐसा करता हूँ कि वीडियो कॉल करता हूँ। जान पर जोर देते हुए उसने वीडियो कॉल की बात की थी और मेरे होश उड़े थे। लेकिन मेरे जवाब देने से पहले ही उसने कॉल कट करके वीडियो कॉल करना शुरू कर दी थी। काफ़ी देर तक तो वीडियो कॉल उठाए बिना ही नज़रअंदाज करती रही, लेकिन जब बार बार फ़ोन आने लगा तो मजबूरन मैंने वीडियो कॉल रिसीव कर ली। वो बिना शर्ट के मेरे सामने बैठा था और बॉडी बिल्डर था, इसलिए उसकी बॉडी की खूबसूरती मुझे नज़र आ रही थी। इसके वजूद से नज़रें चुराते मैंने कहा, आपको वीडियो कॉल नहीं करनी चाहिए थी, मैं बस सोने ही लगी थी। सच तो ये था कि मुझे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का एहसास हो रहा था। वो मेरे शौहर का दोस्त था, भला मैं रात के इस वक्त उससे वीडियो कॉल पर क्या बात करती और क्यों? लेकिन वो तो इस अंदाज में फ्री था जैसे हम रोज़ ही बातें करते हों। वो कहने लगा, मुझसे बातें करते करते ही लेट जाएं, रिलैक्स हो जाएं। क्यों परेशान हो रही हैं? मैं तो चाहता हूँ कि आपकी तन्हाई बांट लूँ। मुझे भी नींद नहीं आ रही, मैं भी तन्हा हूँ, पता नहीं कब मेरी शादी होगी। एक भरते हुए उसने मुझे भी लेटने का कहा था, मगर मुझे ये सब मुनासिब नहीं लग रहा था। मैंने बात करने से इनकार करना चाहा, लेकिन वो तो किसी भी तरह मानने को तैयार ही नहीं था। एक के बाद एक बात करता ही चला जा रहा था। फिर कुछ देर बाद बात करने के बाद मैंने झूठा बहाना बनाकर फ़ोन चार्ज नहीं किया। वो हंसकर कहने लगा, चार्जर करीब ही है, लगा लीजिए, ऐसी कौन सी परेशानी है? और मैंने सर पकड़ लिया। यह बला तो किसी तरह टल ही नहीं रही थी। मजबूरन मैंने फ़ोन चार्ज लगाया और थक कर लेट गई और साथ साथ बातें भी करती रही। बातें क्या करती रही थी, बस उसकी बातों का जवाब ही दे रही थी। फिर मुझे नींद आने लगी। मैं कच्ची पक्की नींदों में थी। उसकी कॉल की वजह से मैंने अब तक दुपट्टा भी पहन रखा था, इसलिए तंग आकर मैंने कहा, फ़ोन रखो रेहान। लेकिन वो फिर भी ना माना। कहने लगा, आप सो जाएंगी तो मैं फ़ोन काट दूंगा। उससे बातें करते करते मेरी धीमी धीमी आंखें भी बंद हो रही थी। मैं सारे दिन की थकी हुई थी। घर के सारे कामकाज मैं खुद ही किया करती थी, इसलिए चाहकर भी मुझसे आंखें खोली नहीं जा रही थी। फिर वो मुझे धीमे से कहने लगा कि आपको तो नाज़म के साथ सोने की आदत है ना, इसकी याद सता रही होगी। मैंने बस हाँ कहकर जवाब दिया। तब वो कहने लगा, मैं आ जाता हूँ ना आपके पास। एकदम ही मेरी बंद होती आंखें खुल गई। मैंने गुस्से में इनकार किया और कहा, मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है, मैं अब सोना चाहती हूँ। इस तरह की बातें करके मुझे परेशान ना करें। मैंने पहली बार रेहान के साथ इतने सख्त लहजे में बात की थी और कॉल डिस्कनेक्ट कर दी थी। मुझे अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था कि मैंने ये सख्ती पहले क्यों ना दिखाई। मैं तो ये समझ रही थी कि वो भाभी मानकर मुझसे बात कर रहा है, लेकिन वो तो धीरे धीरे पटरी से उतर रहा था। कुछ ही देर गुजरी तो मेरे मोबाइल पर मैसेज आने लगे। मैंने मैसेज खोलकर देखे तो वो कुछ चैट के स्क्रीनशॉट थे जो रेहान और नाज़म के दरमियान हुई थी, और उसमें नाज़म किसी लड़की का जिक्र कर रहा था। कुछ देर तक मैं हैरत से ही इन दोनों की चैट को पढ़ती रही, जिसे पढ़कर मुझे ये यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ है, क्योंकि इसमें मेरा शौहर किसी दूसरी औरत का जिक्र कर रहा था कि वो उसके साथ वक्त गुजारता है और उन दोनों के दरमियान कोई चक्कर चल रहा है, और इसीलिए मैंने गुस्से के आलम में रेहान को फ़ोन लगाया था।
ये क्या हरकत है? गुस्से से मेरा खून खोल रहा था। रेहान कहने लगा, मेरी बात सुने भाभी, आप गलत समझ रही हैं। मैं तो आपको असलियत दिखाना चाहता हूँ। आपका शौहर पैसे वाला है, उसे औरतों की कोई कमी नहीं। नाइट ड्यूटी तो उसकी रात 1 बजे से शुरू होती है, लेकिन उसे पहले वो कहाँ होता है ये आपको इल्म भी नहीं होगा। और वो एक फ्लैट पर मौजूद होता है जहाँ नई नई लड़कियाँ आती हैं और इन्हीं लड़कियों के बारे में बातचीत हो रही है। आप बहुत सीधी सादी हैं, इसलिए मैं आपको यही बात काफ़ी अरसे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जब भी बात करने के लिए आपके पीछे आपके करीब आता हूँ, कभी छत पर कभी बावर्ची खाने में, तो आप मुझे गलत समझकर दौड़ लगा देती हैं। अब भी मैं तन्हाई में आकर आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि आपका शौहर आपको किस तरह धोखा दे रहा है। मेरे पास वो सारे सबूत मौजूद हैं। अगर आपको यकीन नहीं आता तो मैं अभी आपके घर आकर आपको सब कुछ दिखाने को तैयार हूँ, क्योंकि भले ही वो मेरा दोस्त हो, जिगरी यार हो, लेकिन आप जैसी सीधी सादी और शरीफ लड़की को धोखा देकर तो वो मेरे भी दिल से उतर गया है। रेहान अफसुर्दगी से कहते हुए मेरी नींदें उड़ा गया था। मैंने एकदम ही परेशानी के आलम में पूछा, क्या तुम सच कह रहे हो? क्या वाकई ही तुम्हारे पास सबूत मौजूद है? और उसने फौरन हाँ में जवाब दिया था। मैंने कहा कि जो भी है, मैं रात के इस वक्त तुमसे बात नहीं करना चाहती, ना ही मैं तुम्हें घर बुला सकती हूँ। वो कहने लगा, ठीक है, कल मैं नाज़िम की मौजूदगी में घर आऊँगा, किसी बहाने से बावर्ची खाने में आ जाऊँगा, फिर आप सबको सब कुछ बता दूँगा। मेरे फ़ोन में सारे सबूत मौजूद हैं। मैं आपको नाज़िम की सारी तस्वीरें भी दिखाऊँगा और वॉइस मैसेज भी सुनाऊँगा, तब आपको मेरी बात पर यकीन आ जाएगा। ये कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया था और मेरी नींदें उड़ गई थी। इसके बाद उसने मुझे दोबारा मैसेज ना किया, ना कॉल की। मैं जो सोने के लिए पुरतोल हो रही थी, अब सारे घर में यहाँ से वहाँ चक्कर काट रही थी। और फिर उसी वक्त नाज़िम की अलमारी खोल के अच्छी तरह तलाशी भी ली कि शायद कोई सबूत मेरे हाथ लग जाए, लेकिन कोई भी चीज़ मेरे हाथ ना लगी। मैंने नाज़िम का फ़ोन मिलाया तो उनका फ़ोन बंद जा रहा था। दफ्तर में ड्यूटी के वक्त फ़ोन यूज़ करना अलाउ नहीं था, इसलिए मजबूरन मैंने फ़ोन रख दिया और फिर यहाँ से वहाँ टहलती रही। बिलाखिर जब फजर की अजानें हुई तो मैंने नमाज पढ़कर अपने हाथ दुआ के लिए उठाए और अल्लाह ताला से दुआ की, रेहान का कहा हर लफ्ज़ झूठ साबित हो जाए, मेरा शौहर पारसा निकले और वो मुझे धोखा ना दे रहा हो। मैं गिड़गिड़ाकर अपने घर के लिए दुआ मांगती रही। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि नाज़िम कभी मुझे धोखा देंगे, लेकिन जो चैट मैंने पढ़ी थी उसके बाद मेरा दिल दोनों डोल रहा था। बाकी की रात भी मेरी आज जागते हुए गुजर गई और फिर तकरीबन सुबह 9 बजे के करीब नाज़िम घर लौट आए। उनको देखकर मैंने गर्मजोशी का इजहार ना किया, बल्कि सर से पांव तक मैंने इन्हें गौर से देखा। कोई ऐसा निशान, कोई ऐसा दबा, कोई ऐसी चीज़ जिससे मुझे इनकी बेवफाई का पता लग जाए। मैं उसे तलाश करने में मसरूफ़ थी। नाज़िम ने हैरत से मुझे देखा और कहने लगा, क्या सारी रात सोई नहीं? देखो कैसी सुर्ख हो रही है। मैंने इनकार में सारा लाया और कहा, नहीं, पहली रात थी आपके बगैर, इसलिए मुझे नींद नहीं आई। वो कहने लगे, चलो नाश्ता करते हैं और फिर नाश्ते के बाद हम सो जाएंगे। मैंने सारा लाते हुए नाश्ता लगाया और कुछ ही देर बाद नाश्ता करके नाज़िम सोने के लिए लेट गए, लेकिन मैंने सोने के लिए लेटी बल्कि घर के कामकाज में लग गई। और फिर जब मैं कमरे में लौटी तो वह गहरी नींद में खराटे ले रहे थे। मैंने उनका फ़ोन उठाया और तलाशी शुरू कर दी। उनके फ़ोन पर फिंगरप्रिंट का पासवर्ड था। मैंने उनके फिंगरप्रिंट पर खामोशी से मोबाइल फ़ोन को खोल लिया, लेकिन अंदर कोई ऐसी चैट मौजूद नहीं थी जिससे मुझे पता चलता कि उनकी ज़िंदगी में मेरे अलावा और भी कोई है। मैंने उनकी और रेहान की चैट तलाश की, लेकिन हैरत की बात थी कि पूरे चैट बॉक्स में कहीं भी रेहान के नाम का कोई खाना नहीं था, जबकि वो तो दिन रात ही रेहान से बात करते थे, कभी कॉल पर कभी मैसेज पर। तो क्या वो रेहान की सारी चैट हाथ डिलीट कर देते थे? और यही बात मुझे चौंकाने के लिए काफ़ी थी कि उनकी कोई चैट मौजूद क्यों नहीं थी। मैंने अपने शौहर के फेसबुक मैसेज भी चेक किए और दूसरी चीज़ों को भी पूरी तरह चेक किया, लेकिन कहीं भी रेहान के नाम से कोई चैट मौजूद ही नहीं थी और ना ही किसी लड़की के नाम से कोई चैट या कोई आईडी मुझे मिली थी। इस बात ने मुझे इतनी कश्मकश में डाला था कि बाकी का वक्त भी बस मैंने घर में टहलते टहलते ही गुजार दिया था। और फिर दोपहर के वक्त जब मेरे शौहर सोकर उठे तब रेहान चला आया। मुझे देखकर मुस्कुराते हुए कहने लगा, भाभी आज तो आपके हाथों के पकोड़े खाने हैं। नाज़िम कहने लगे, हाँ वाकई ही मौसम बहुत अच्छा है, पकोड़े बनाओ, हम दोनों दोस्त शतरंज की बाजी जमाते हैं
और फिर वो दोनों शतरंज की बाजी जमा कर बैठ गए। मैं पकौड़े तलते हुए मंतजर थी कि कब रेहान किसी बहाने से बावर्ची खाने में आए और मैं उससे पूछूंगी कि ये क्या बांझ रहा है। और फिर तकरीबन 10 मिनट बाद वो पानी लेने के बहाने चला आया। मुझे पकौड़े का मसाला बनाते हुए देखकर मेरे करीब आ गया। आप वाकई ही बहुत अच्छे पकौड़े बनाती हैं, वो मेरी तारीफ कर रहा था, जबकि मैंने गुस्से से उसे घूर कर देखा था। कौन सा सबूत है तुम्हारे पास, दिखाओ मुझे, और ऐसी क्या बातें करते हो मेरे शोहर से तुम्हारे सारे मैसेज तक डिलीट कर देते हैं। मैंने गुस्से में पूछ और वो अपनी बड़ी बड़ी आंखें फैलाए मुझे देख रहा था। अच्छा, तो आपने नाज़म का फ़ोन चेक किया था? आस्तगी से कहते हुए वो हंस पड़ा और एकदम उसकी नज़रों में चोर हो गई थी। ऐसी कोई बात नहीं, मैंने बस यूं ही फ़ोन उठाया था, मुझे तुम्हारी चैट नज़र नहीं आई, इसलिए पूछ रही हूँ। मैंने बात बदली। लाओ दिखाओ मुझे, कौन से सबूत दिखाना चाहते थे। और फिर उसने बड़ी तेज़ी से अपना मोबाइल फ़ोन निकाल कर मेरे सामने रख दिया था और स्क्रीन पर नजर आने वाली तस्वीरों को देखकर मेरे होश उड़ गए थे। नाज़म था जो किसी लड़की के साथ एक कमरे में मौजूद था और दोनों के दरमियान की कुर्बत देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। इससे पहले कि मैं कुछ कहती, नाज़म ने रेहान को आवाज़ दी थी और बड़ी तेज़ी से रेहान ने अपना मोबाइल फ़ोन उठाया था, साथ पानी की बोतल लेकर बाहर चला गया था, जबकि मेरी आंखों से आंसू बहते ही चले जा रहे थे। बड़ी मुश्किल से मैंने पकौड़े तैयार किए थे और फिर ड्राइंग रूम में रख कर वापस कमरे में आ गई थी। जिस शोहर से मैं बेइंतहा मोहब्बत करती थी, जिसकी खातर मैंने अपना शहर, अपने मायके तक को खैराबाद कह दिया था, वही शोहर मुझे धोखा दे रहा था। ये बात सोच सोच कर मेरा दिल हद से ज्यादा परेशान और बेचैन हो गया था। समझ नहीं आ रहा था जो कुछ देखा है उस पर यकीन करूं या फिर अपने शोहर से सीधे सवाल जवाब करूं। लेकिन अगर नाज़म मुकर जाते तो मैं क्या कहती, इसलिए मैंने अब तक उनसे कुछ नहीं पूछा था। और फिर रेहान, भला वो क्यों झूठ कहता? उसकी और नाज़म की तो बचपन की दोस्ती थी, वो हमारे घर बिल्कुल घर के फर्द की तरह आ जाया करता था। भला कैसे नाज़म के हवाले से वो इतनी बड़ी बात झूठी कह सकता था? मैंने उसी वक्त रेहान को मैसेज किया कि मुझे और भी सबूत चाहिए और मैं ना सिर्फ इन्हें देखता चाहती हूँ बल्कि सब मेरे हवाले कर दो, ताकि मैं अपने शोहर से पूछ सकूं कि वो मुझे धोखा क्यों दे रहा है। थोड़ी ही देर बाद रेहान का जवाब आया कि आज रात को मैं आपके घर आऊँगा और आपको ना सिर्फ सारे सबूत दिखाऊंगा बल्कि आपके हवाले भी कर दूंगा। आप चाहें तो नाज़म भाई से सवाल जवाब करते वक्त मुझे भी बुलवा लीजिएगा, मैं खुद ही गवाही दूंगा। मैं नहीं चाहता कि आपका घर बर्बाद हो, नाज़म किसी गलत रास्ते पर चले, इसलिए मैं आपको बचाना चाहता हूँ। मैंने फौरन जवाब में लिखा कि ठीक है, रात को तुम घर आ जाना, नाज़म के जाते ही तुम्हें फ़ोन कर दूंगी। ये कहकर मेरे दिल को कुछ करार आया। मैं दिल ही दिल में मंसूबा बना रही थी कि नाज़म के जाते ही मैं रेहान को बुलाकर सारे सबूत हासिल कर लूंगी और फिर नाज़म से सवाल जवाब करूंगी। इस बात से बेखबर रेहान ने क्या मंसूबाबंदी कर रखी थी। बाकी का वक्त बड़ी तेजी से गुजर गया। फिर नाज़म अपने दफ्तर के लिए निकल गए और कुछ देर के वक्फे के बाद मैंने रेहान को फ़ोन करके घर बुला लिया। वो घर आया तो मैंने जल्दी से घर का दरवाज़ा बंद किया, उसे ड्राइंग रूम में बिठाया और कहा कि लाओ अब सारे सबूत मेरे हवाले कर दो। वो कहने लगा, मेहमान थोड़ी हूँ जो मुझे इस तरह सोफे पर बिठा दिया, कमरे में चलते हैं, सुकून से बात करते हैं। वो उठकर खुद ही मेरे कमरे तक पहुंच गया और उसकी ये हरकत मुझे बहुत अजीब लगी। फिर कहने लगा, भाभी आपको याद है ना, मैंने अपनी शादी की रात मुझसे जो वादा किया था, जब मैं आपसे अपना नेक मांगूंगा तो आप मुझे देंगी। उसकी बात सुनकर मैं हैरान हुई, भला ये कौन सा वक़्त था ऐसी बात करने का। वह कहने लगा, पहले मुझे मेरा नेक दें और फिर सारे सबूत मैं आपके हवाले कर दूंगा। अपना मोबाइल फ़ोन मेरे सामने लहराते हुए वो मुस्कुरा रहा था। क्या चाहिए तुम्हें? मैंने हैरत से पूछा तो उसने हाथ में पकड़ शापर मेरे आगे कर दिया और कहा, ये पहन कर दिखाए ना। मैंने हैरत से वो शापर लिया और खोल कर देखा तो मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। वो एक अजीबो गरीब सा लिबास था। ये क्या बेशर्मी है। मैं गुस्से में खड़ी हो गई। बस छोटी सी फरमाइश तो है, आपने कहा था मैं जब भी कुछ मांगूंगा तो आप मुझे देंगी। मैं आपकी खूबसूरती को देखना चाहता हूँ। और फिर क्या आप अपने शोहर से बदला नहीं लेना चाहती? ये देखें वो आपके पीछे क्या कुछ कर रहा है। ये कहते हुए उसने चंद तस्वीरें मेरे सामने कर दी जो बहुत ही ज्यादा आराया थी और जिन्हें देखकर मुझे शर्मिंदगी का एहसास हो रहा था। मेरा शोहर सच में मुझे धोखा दे रहा था। रेहान कहने लगा, जब आपका शोहर आपको धोखा दे रहा है तो फिर आप क्यों मेरे लिए ये सब कुछ नहीं कर सकती? इस तरह आप अपने शोहर से इंतकाम भी ले लेंगी और सारे सबूत भी आपको मिल जाएंगे।
وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مجھے اکسانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے وہ نائٹی اٹھائی اور اس کے منہ پر دے ماری اور غصے میں کہا، تم اور ناظم دونوں ہی ایک جیسے ہو۔ اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے اور تم میرا فائدہ اٹھانا چاہتے ہو۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ میرا غصہ آسمان کو پہنچ گیا تھا۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ ایسی کوئی بات کہے گا، لیکن وہ نہ جانے بجائے اٹھ کر میرے قریب آ گیا۔ کہنے لگا، اگر ناظم کو پتہ چل جائے کہ رات کو اس کے پہر میں فون کر کے آپ نے مجھے بلایا ہے تو پتہ ہے کیا ہوگا، وہ کھڑے کھڑے آپ کو طلاق دے دے گا۔ اس بات کا سن کر میں نے اسے ایک زور کا دھکا دے کر پیچھے ہٹایا اور کہا، اگر وہ طلاق نہیں دے گا تو میں کھلا لے لوں گی۔ ایک بد کردار مرد کے ساتھ گزارا کر بھی نہیں سکتی، لیکن میں اپنی عزت داؤ پر ہرگز نہیں لگاؤں گی، نہ انتقام کے نام پر اور نہ ہی تمہاری ہوس کے لیے۔ ابھی اسی وقت اس گھر سے نکل جاؤ۔ اسے لگا تھا کہ وہ میرے شوہر کی اصلیت مجھے دکھا کر مجھے استعمال کرے گا، لیکن میں نے اسے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا تھا اور باقی کی رات روتے دھوتے گزار دی تھی۔ صبح جب ناظم آئے تو میں نے انہیں شروع سے آخر تک ساری بات بتا دی تھی، ان کی سچائی مجھ پر کھلنے والی بات بھی اور ریحان کی بدنیتی والی بات بھی۔ یہ سب سن کر وہ صرف شرمندہ ہوئے تھے، بلکہ غصے سے لال گولا ہو کر ان کے پیچھے ریحان نے میرے ساتھ ایسی گندی حرکت کرنے کی کوشش کی، لیکن میں نے روتے ہوئے ان سے کہا کہ جب آپ باہر کی عورتوں کے ساتھ عیاشی کریں گے تو باہر کے مرد بھی آپ کے گھر پر نظر ضرور ڈالیں گے، اور اس بات کا احساس میرے شوہر کو بھی ہو گیا تھا۔ وہ معافی مانگتے ہوئے کہنے لگے، ریحان نے ہی مجھے اس راستے پر لگایا تھا اور خود ہی لڑکیوں سے میری دوستی کرواتا تھا۔ پھر اس نے اپنے فلیٹ بھی مجھے پیش کیا اور مجھے اس گندی عادت میں پڑتا چلا گیا، لڑکیوں سے دوستی کرتا اور ان کے ساتھ وقت گزاری کرتا۔ میں یہ سب کچھ صرف ٹائم پاس کے لیے کر رہا تھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ریحان مجھے اس طرف لگا کر خود تم پر نظر جما کر بیٹھ جائے گا۔ مجھے معاف کر دو۔ میں نے روتے ہوئے ناظم کو معاف کر دیا تھا۔ انہوں نے نہ صرف ریحان سے اپنی دوستی اور تعلق ختم کیا تھا، بلکہ اپنی ساری غلط عادتوں کو بھی ترک کر دیا تھا۔ ریحان اب ہمارے گھر نہیں آتا اور ناظم اب ایک بہتر زندگی گزار رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے ہر گناہ سے توبہ کر لی ہے اور میں نے بھی انہیں معاف کر دیا ہے۔ میں شکر ادا کرتی ہوں خدا کا کہ میں اس رات ریحان کے بہکاوے میں نہیں آئی اور اس کے کہنے پر میں نے انتقام لینے کے لیے اپنی عزت کو گروی نہیں رکھا، اور اس لیے شاید آج میرے گھر کی بات ہے۔ کبھی کبھی میاں بیوی کے بیچ آنے والی دوریوں کا فائدہ دوسرے لوگ اٹھاتے ہیں۔ ریحان بھی ایک ایسا ہی انسان تھا جو میرے شوہر کا سچ مجھے بتانے کے بعد مجھے استعمال کرنا چاہتا تھا۔ میں اب سب سے یہی کہوں گی کہ خدا را ایسے لوگوں سے دور رہیں جو آپ کی زندگی کو پوری طرح برباد کرنا چاہتے ہیں۔